तो आज हम चलाने आ गए हैं टाटा सफारी पेट्रोल इंजन के साथ, यानी कि जी हाइपेरियन इंजन जो TGDI इंजन टाटा ने लॉन्च किया है। हमने ये इंजन ऑलरेडी चला चुके हैं टाटा सिएरा में, लेकिन बेटर ट्यूनिंग के साथ, बेटर पावर के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ अब इसको टाटा सफारी और टाटा हैरियर में भी लॉन्च कर दिया गया है। मेरे साथ जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका रेड डार्क एडिशन, जो इसका टॉप मोस्ट एडिशन है। हालांकि इसके जो पहले जितने भी वेरिएंट्स आते थे वो सारे वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं, कुछ फीचर्स भी कॉस्मेटिकली चेंज किए गए हैं। जो मेजर चेंज है वो है इंजन का, जो क्योंकि पहले जो डीजल इंजन आता था वो 2 लीटर का डीजल इंजन आता था जो 170 PS की पावर और 350 NM का टॉर्क जनरेट करता था। और काफ़ी टाइम से डिमांड भी थी इस चीज़ की कि पेट्रोल इंजन आना चाहिए टाटा सफारी और हैरियर में, बिकॉज बहुत सारे लोग जो दिल्ली NCR और ऐसी स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पर 10 ईयर्स वाला प्रॉब्लम है, जहाँ पर 10 साल के बाद आप डीजल कार नहीं चला सकते, उनको ना चाहते हुए अपनी कार को डिस्कार्ड करना पड़ता था। इस गाड़ी में भी आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दे दिया है, जिसकी वजह से आप इसको 15 साल तक चला पाएंगे। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 170 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। आज हम इसको ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा फॉगी हो रखा है और जो पूरा वेदर है वो काफ़ी ठंडा है। गाड़ी को ड्राइव करेंगे एक्सट्रीम तक, इसको सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। फटाफट अपना ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके ये बताता हूँ कि जो कैबिन के अंदर कितना नॉइस या किस तरीके की कितनी वाइब्रेशन आती है। सबसे पहले मैं इंजन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्मूथली जो है इंजन स्टार्ट हो गया है, कोई किसी तरह की मेरे को यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं हुई। इनफैक्ट अभी बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है और आइडियल सिचुएशन में इसकी जो आरपीएम है वो तकरीबन 800 आरपीएम के आसपास है। मतलब आइडलिंग में 800 आरपीएम पे रहती है। अभी हम इसका क्रीप मोड भी चेक करेंगे। कैबिन बिल्कुल साइलेंट है और स्टेबल है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन मुझे यहाँ स्टेयरिंग में या गियर नॉब में कहीं पर भी या पैडल में इनफैक्ट कहीं भी फील नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर जैसे हमने सिएरा में देखा था कि सिएरा में आप बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी आगे नहीं जाती, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो जो ऑटो होल्ड है वो हटेगा नहीं। हालांकि यहाँ पर ऑटो होल्ड का आपको बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन यहाँ दिया गया है, वो आप प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो हट जाती है। लेकिन सिएरा में तो आपको वो भी बटन नहीं मिलता था। बट द ओनली थिंग इज़ के विदाउट सीट बेल्ट आपकी गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाती है ड्राइव मोड पे भी। 2500 आरपीएम के आसपास इसकी गियर शिफ्टिंग अप शिफ्टिंग होती है। डाउन शिफ्टिंग मैं अभी आपको इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं अप शिफ्टिंग बता रहा हूँ कि 2500 आरपीएम के आसपास इसकी जो है गियर शिफ्टिंग होती है। 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क अगर आपको एक पेट्रोल इंजन में मिल रहा है, विच इज़ गुड। इतनी बड़ी इतनी भारी गाड़ी के लिए 7 सीटर ये गाड़ी है। 4.67 मीटर की लेंथ इसकी पड़ती है सफारी की अगर हम बात करें। माइलेज इसमें जो है अभी हम उस लेवल पे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बिकॉज थिंग इज़ कि हम उस माइंडसेट से नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल ही हम सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर ब्रेक टेस्ट वगैरह किया है 0 to 100 वगैरह टेस्ट करने के चक्कर में, तो वहाँ पे माइलेज हम नहीं निकाल के देख पाएंगे। एक एवरेज आपको ओवरव्यू जरूर दे देंगे, बट एग्जैक्ट अगर माइलेज निकालनी है तो उसके लिए फिर हमें अलग से इसका एक वीडियो करना होगा जिसमें हम पर्टिकुलरली उसी माइंडसेट से गाड़ी को चलाएंगे। जो सबसे पहला इंप्रेशन इस इंजन का पड़ता है वो ये कि बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, इस कार को, और आराम से जो है स्मूथली उठ जाता है। थोड़ा सा टर्बो लैग जरूर आपको स्टार्टिंग में फील होगा, लेकिन वो टर्बो लैग जो है वो लीनियर परफॉर्मेंस में चेंज होता है। बहुत ज़्यादा टर्बो हिट करते ही वो आपको एकदम बूस्ट नहीं देता है, जैसे कि हमने सेरा में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था वैसा ही यहाँ पर है। वहाँ पर आरपीएम जो गियर शिफ्टिंग का जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। तकरीबन 2000 से नीचे नीचे आरपीएम पे आपका गियर शिफ्टिंग हो जाती थी, 1700-1800 पे। लेकिन यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2500, 2000 और 2500 के बीच में है। नॉर्मली 2500 आरपीएम के आसपास जो है इसकी गियर शिफ्टिंग होती है। इसका टॉर्क कन्वर्टर काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, किसी तरह का कोई नॉइस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ है, ना ही इंजन का और ना ही टॉर्क कन्वर्टर का। 6 स्पीड आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, 6 स्पीड ही मैनुअल में भी ये गाड़ी आएगी। और जो टॉर्क कन्वर्टर है वो एशियन ब्रांड जो है जापान से, वहाँ से जो है इसको इंपोर्ट किया गया है, वहाँ से इंटीग्रेट किया गया है। और एशियन के जो बेसिकली जो ट्रांसमिशंस रहते हैं ना वो थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्यूनिंग रखी गई है इंजन के साथ वो काफ़ी बेटर लग रही है मुझे। अभी जो इनिशियली जितना मैंने अभी 26-27 किलोमीटर चलाया है उतने में अभी देखिए। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ओडोमीटर में D1, D2, D3 जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है कि किस गियर पे अभी ये गाड़ी चल रही है। अभी जैसे D3 पे है 24-22 की स्पीड पे, और डाउन शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है कंपेयर टू दी अदर टॉर्क कन्वर्टर्स। हल्की सी स्लो डाउन शिफ्टिंग है, और उसकी पर्टिकुलरली डाउन शिफ्टिंग कितने पे होती है वो हम जब मैनुअल पे चलाएंगे। इसको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, इसका टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं।
अब ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाली रोड है, इसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए अभी D2 पे है, D3, अभी देखते हैं कि D4 में कितनी स्पीड पे जाती है। तो तकरीबन D4 50 की स्पीड पे और D5 जो है वो 60 की स्पीड पे ये चली जाएगी। D5 75 की स्पीड पे चलेगी। सो D6 आई वुड से कि D6 जो है वो तकरीबन 85 की स्पीड पर अराउंड 85 to 90 में ये D6 चली जाएगी। जो परफॉर्मेंस आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, वैसे वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज अब आगे उतना स्पेस भी होना चाहिए आपके लिए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि D6 जो है 100 की स्पीड पे जो है वो कितने RPM पे गाड़ी रहती है। तो 100 तो यहाँ पर हम नहीं चेक कर पाएंगे, मैं भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। अभी ये 70 की स्पीड पे है D4 में और तकरीबन 2100 RPM 2200 RPM के आसपास है। और 21-2200 RPM में भी आपको बहुत ज़्यादा शोर नहीं आएगा, साउंड जो है वो उसका शोर आपको सुनाई देनी पड़ेगा। भी एक शार्प कर्व है, इसको एक शार्प एज में जो है स्पीड से लेकर रखते देखते हैं। बॉडी रोल उतना ज़्यादा नहीं है, सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं। बॉडी रोल जैसे पहले आपको सफारी हैरियर में मिलता था बिल्कुल वैसे ही है। ओमेगा आर्क इसका प्लेटफॉर्म है जो आपके रेंज रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से वहाँ से लिया गया है। इसमें आपको इको, सिटी और स्पोर्ट्स तीनों ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं। इसको अभी हम करंटली जो सिटी मोड पे चला रहे हैं, जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं तो सिटी मोड पे वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है और इको और स्पोर्ट्स मोड पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 4 जो है वो टेरेन मोड्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी हम नॉर्मल टेरेन मोड में ऑब्वियसली बिकॉज हम प्लेन रोड पे चला रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको पहले मिलती थी वही आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। जो चीज़ें फ़र्क है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन जो है वो एक नई मिलेगी, QLED जो सैमसंग का डिस्प्ले रहता है, जो हमने Harrier.ev में देखा था, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलने वाली है। और ये फर्स्ट ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने QLED डिस्प्ले आपको कार के अंदर दिया है, इंफोटेनमेंट के अंदर। तो विच इज़ वेरी गुड, डिस्प्ले वगैरह बहुत अच्छा है इसका। इनफैक्ट जो टच है, फील है, जो स्क्रॉलिंग है, वो सब बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक हमने जितनी गाड़ी चलाई है हमें टेक से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर काम किया गया है बिकॉज हमने सेरा में भी देखा था टेक से रिलेटेड इश्यूज अब उतने नहीं आ रहे हैं जितना पहले आया करते थे। अभी जो है वो जैसे अब अगर हमने एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट किया है तो भी सीमलेसली कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फर्स्ट क्लास वो चीज़ चल रही है। अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें तो 10 स्पीकर आपको JBL के हम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। दूसरा एडास के जो है 22 प्लस फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं एडास लेवल 2 के। जो और चीज़ें ऐड की गई हैं वो ये है कि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये रेड डार्क एडिशन आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसकी प्राइसिंग अभी आउट नहीं हुई है लेकिन ये आपको एक एक्स्ट्रा कलर जो पहले हैरियर सफारी में नहीं आता था वो आपको यहाँ पर एक एडिशनल कलर देखने को मिलेगा। और इसका जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर में जो इसका बरगंडी रेड एक तरह का कलर है वो कलर में आपको सीट्स वगैरह मिलेंगी। ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग दी सनरूफ ऑल्सो। और यहाँ पे आपको मूनरूफ देखने को मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। इन सारे जितने डोर्स हैं, इनफैक्ट डैशबोर्ड है, वो सब आपको ऑल ब्लैक मिलेगा। एक्सटीरियर में भी आपके एलॉयज़ वगैरह भी कम्प्लीटली ब्लैक मिलेंगे। तो ये एक नया एडिशन इसमें कलर दिया गया है। प्लस हैरियर की अगर हम बात करें तो उसमें एक नया कलर ऐड किया गया है, वो आपको रेड कलर है। उसका एग्जैक्ट नेम जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा, वो जब हम हैरियर चलाएंगे तो हम हैरियर उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये अभी हम सफारी का ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपने हैरियर का ड्राइव रिव्यू देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो अलग से आप वहाँ पर जाकर उसका भी ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं कि सेम जो यही इंजन वहाँ पे भी आपको दिया गया है तो उसमें परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से निकल के आती है। अभी हम इसको थोड़ा सा रेव करके देखते हैं। जब हम इंजन को रेव करते हैं तो अंदर कितनी साउंड आती है। तो अच्छी चीज़ ये है कि जब आप रेव करते हैं तो इंजन बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक शोर नहीं मचाता है। कैबिन जो है काफ़ी इंसुलेटेड रहता है। अगेन फोर सिलेंडर जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं उसका यही कमाल है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। बाकी स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग आपको इसमें वही हैरियर सफारी वाला पहले ही मिलता है जो आपको 4 स्पोक स्टेयरिंग आपको मिलता था। और ये टिपिकल टाटा स्टेयरिंग है, यानी कि टिपिकल टाटा स्टेयरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील होगा इस स्टीयरिंग के साथ। अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो अपने RPM है कंट्रोल करके रखता है इसका टॉर्क कन्वर्टर। और तकरीबन 1700-1800 के आसपास जो इसका जो स्वीट स्पॉट आता है वहाँ पर जब आपकी कार पहुँचती है तो एक बहुत अच्छा आपको टर्बो हिट फील होता है। और फिर पूरी पीक परफॉर्मेंस भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आपको फील होती है कि अब टर्बो अपने पूरे उस पर आ चुका है और पीक परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। तो 1700-1800 पे आपका जो टर्बो हिट कर जाता है। और जनरली गियर शिफ्टिंग भी जो है
वो 2000 से नीचे नीचे ये कर देता है जब आप एक एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। अदरवाइज उसकी गियर शिफ्टिंग जो है वो 2000 से ऊपर रहती है। और जनरली जब थोड़ा सा हाइट आप जब चढ़ रहे होते हैं, थोड़ी सी स्टीप रहती है, थोड़ी सी चढ़ाई रहती है, वहाँ पर इसकी जो आरपीएम है वो तकरीबन 2700-2800 तक भी पहुँच जाती है जब ये गियर शिफ्टिंग को करता है। अभी 75 पे है और D5 पे है तकरीबन, और 1700 आरपीएम के आसपास है। अगेन वो 100 वाली चीज़ जो है वो हम टच नहीं कर पा रहे हैं। इसको अभी हम सिटी मोड पे चला रहे हैं। एक बार हम इसको चेंज करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। आप देखते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड लिखा आ गया है। हालांकि जो जितने भी मोड चेंज है उसकी जो साउंड है वो हमने बंद कर रखी है, बिकॉज वो काफ़ी अनोइंग लगती है कभी कभी। तो आप इंफोटेनमेंट में सिस्टम में जाकर के वो सारी साउंड्स को ऑफ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एडास की भी जो सेटिंग्स है, वो कई सारी सेटिंग्स आपको इंफोटेनमेंट में मिल जाती हैं, वहाँ पर आप जाकर के उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अभी स्पोर्ट्स मोड पे डालते ही इसका जो एकदम बूस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त मिला है। और एक्चुअली में जब आपको अगर इंजन की परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो स्पोर्ट्स मोड पे चलाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है इंजन को, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स मोड पे ज़्यादा बेटर तरीके से ये है बिहेव कर रहा है, और आपको जो है परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। जस्ट लाइक कि जैसे आप इसको जब डीजल में चलाते हैं 2 लीटर के इंजन के साथ, वहाँ पर जब ये अपना स्वीट स्पॉट को जब हिट करता है, उस पर जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड में आपको देखने को मिल रही है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी हम 92 93 के आसपास थे, तब भी ये D5 पे ही रहा। D6 पे इसने चेंज नहीं किया, और रीज़न उसका ये है कि हम स्पोर्ट्स मोड में हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में हल्का सा रेव बढ़ जाते हैं, तो रेव बढ़ा करके वो जो है वो एक एग्रेसिव मोड में आ जाता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जो है गियर शिफ्टिंग नहीं करता है। यही अगर आप सिटी मोड में रहते हैं या इको मोड में रहते, तो वो आराम से D6 पे इसको ले जाता। ब्रेक बाइट भी अच्छा है, एकदम से सडन ब्रेकिंग जब हम करते हैं तो आपको ऑल डिस्क मिलती है इसमें, और उसकी वजह से एक ब्रेक बाइट अच्छा फील होता है। हल्का सा नोज डाइव रहता है, बट वो नोज डाइव बिल्कुल ना के बराबर है। या फिर मे भी हो सकता है बिकॉज हम स्पीड 60-70 के स्पीड पे थे। अगर हम उससे ज़्यादा की स्पीड पे रहेंगे 100 के आसपास, तो थोड़ा सा आपको नोज डाइव ज़्यादा फील होगा। बाकी मैंने बॉडी रोल की बात ऑलरेडी बताई दी थी, बॉडी रोल उतना ज़्यादा नहीं है एज़ पर जी जो प्रीवियस हमें सफारी हेयर में जितना मिलता था बिल्कुल वैसा ही है। कार जब आपको कॉन्फिडेंस देती है तो फिर आपको फील नहीं होता है कि आप इतनी ह्यूज, इतनी बल्की कार चला रहे हैं, क्योंकि कार अपने आपके पूरे कंट्रोल में रहती है। एक बार इसको इको मोड पे चला के देखते हैं, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है कि ये इको मोड पे कैसे चलता है। बिकॉज जो हमने 1.5 हाइपीरियन जो सेरा में एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पे आपको इको मोड नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको सिटी और स्पोर्ट्स मोड ही मिलता है। तो एक बार इको मोड में भी चला के देखते हैं कि इको मोड पे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, या बिल्कुल ही दब जाता है। क्योंकि जब मैंने हैरियर सफारी पहले इको मोड में चलाई थी, तो मैंने अपने रिव्यू में ये बताया था कि इको मोड आप जनरली अवॉइड कीजिए, बिकॉज इको इतनी भारी गाड़ी में जब आप इंजन को, डीजल इंजन को बेसिकली जब इको मोड पर डाल देते हैं, तो वो उतनी परफॉर्मेंस निकाल करके नहीं दे पाता है। और जनरली इसी सिनेरियो में ही लोग इको मोड चलाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल करके देगा, और ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिटी या स्पोर्ट्स मोड पे चलाएं। बट कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है उसका परफॉर्मेंस, कि फिर आपको वापस सिटी मोड पे आना पड़ता है, जो चीज़ मुझे अभी तक यहाँ नहीं फील हो रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि एक्सीलेटर पेडल बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा है। अभी हम फ्लाईओवर चढ़ेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसको कि कैसे करता है ये, बिकॉज ऊपर चढ़ते टाइम कितना ज़ोर लगता है इसका। हैरियर सफारी का मुझे एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि आपको नेट टू नेट जो है एंड पॉइंट यहाँ पर बोनट का देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा आइडिया रहता है आगे वाली कार से, और वो आपकी कार की जो एंडिंग है वो आपको एक पूरा उसका आइडिया रहता है। बाकी इको मोड पे वापस आते हैं। इको मोड पे अभी हम इसको चला रहे हैं, और जब मैंने फ्लाईओवर में चढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, नो डाउट यार इको मोड भी यूज़ करने लायक है, नो डाउट, और बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर आपकी इच्छा है अच्छी माइलेज निकालने की, तो इको मोड पर भी आप चला सकते हैं, आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको थोड़ा हाईवे पे या मेन रोड पे जहाँ पर आप स्पीड लिमिट जो है वो 70-80 रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सिटी पे कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अभी मैं 65 की स्पीड पे ऑलरेडी हूँ और इको मोड पे चला रहा हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है इको मोड पे, फुल नंबर है। अब इंजन की ट्यूनिंग इतनी बढ़िया तरीके से की गई है कि वही सेम चीज़ जब हम डीजल में देखते थे तो आपको बहुत दबा हुआ परफॉर्मेंस फील होता था इको में स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पर तो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। एंड डेफिनेटली यहाँ पर माइलेज में भी फ़र्क पड़ेगा, उससे माइलेज भी जो है निकल के आएगी अच्छे से। तकरीबन 50 किलोमीटर हम ऑलमोस्ट चला चुके हैं इस गाड़ी को अभी, और अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस हो गया है। कुल मिला के हाइपीरियन में जितना दावा जहाँ पे टाटा ने किया था वो पूरा होता नज़र आ रहा है मुझे, कि ठीक है, मतलब एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक हल्का सा आफ्टर थॉट था कि
यार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इतनी भारी गाड़ी है, और तो किस तरह से 1.5 लीटर इंजन बिहेव करेगा। और एक और चीज़ जो हमें बताई गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक तो ये BS6 फेज़ 2 के साथ रेडी है, कंप्लायंट है, प्लस BS7 भी अगर कल को आता है मार्केट में तो उसके लिए भी ये बिल्कुल रेडी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 15 साल वाला तो रूल इस पर अप्लाई होता ही है पेट्रोल इंजन। और तीसरी चीज़ कि जो इथेनॉल जो मिक्सिंग होती है 20% की, अगर वो E27 आता है या E32 भी आता है इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी ये इंजन पूरी तरह से रेडी है। तो अभी जो करंटली बहुत बड़ा एक शोर मचा हुआ है E27 E32 आएगा तो क्या होगा कार्स का और वो सब, उसके लिए आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कार ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर कंप्लायंट है, और आराम से आप इस गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एक काम करते हैं, इसको डी मोड पे डाल के मैं बिना एक्सीलेटर पेडल पे ये चेक करता हूँ कि इसका क्रीप मोड कितनी स्पीड तक जाता है। अभी आप एक बार देखिए कि D1 पे है ये, और इसकी जो क्रीप मोड की स्पीड है वो 7 और 8 की kmph की रहती है, और RPM जो है आइडलिंग में तकरीबन 700-800 RPM तक रहता है। अब ये क्रीप मोड है इसका, जिसमें मैं कोई एक्सीलेटर पेडल नहीं दबाया हुआ है, 8 की स्पीड से कांस्टेंट चल रही है, और D1 पे चल रही है, और 700-800 के आसपास इसका RPM है। जब आप इसको हार्श एक्सीलरेशन देते हैं तो कितने RPM तक मैक्सिमम ये जाती है? तकरीबन 4000-4500 RPM तक ये जाती है, 4500 RPM तक जाती है। इसको एक बार मैनुअल मोड पे ले आते हैं। मैनुअल मोड पे मैं ले आया हूँ M3 पे। अब इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं इंजन के साथ। डाउन शिफ्टिंग करते हुए भी ऑटोमेटिकली ये डी मोड पे आ जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक मोड पे आ जाता है अगर आप इसका शिफ्ट गियर जो है वो शिफ्ट नहीं करते हैं। और अप शिफ्टिंग में भी तकरीबन 4000 RPM के आसपास ये खुद से गियर शिफ्ट कर लेता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइडल ये बैठ जाता है और बिल्कुल अपना माइंड यूज़ नहीं करता है। वहाँ पर भी मैनुअल होने पर भी आपको ये पूरा ये फील कराएगा कि वहाँ पर भी ये पूरा अपना नज़र बनाए रखता है। और अगर आप प्रॉपर गियर शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं और गियर जो एप्रोप्रिएट गियर है वो उस पर नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप को वहाँ पर ले जाता है। इनफैक्ट कई जगह पे जहाँ पर ज़रूरत नहीं है और आप अप शिफ्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ये डिनाई भी कर देता है कि गियर शिफ्टिंग डिनाइड। वहाँ पर जैसे M4 से M5 मैंने लेके गया तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा ड्राइव कंट्रोल शिफ्ट डिनाइड। और सबसे अच्छा मज़ा तब ये आता है जब आप इसको पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करते हैं ना, तो जब आप हाईवे पे चल रहे हैं या आपको परफॉर्मेंस देखनी है, वहाँ पर आप इसको पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करते हैं, तो आपको एक्चुअल उसका जो है एक्सपीरियंस होता है कि मैनुअल मोड में ये किस तरह से बिहेव करेगी। चलिए इस वीडियो को अब यहाँ पर ड्राइव रिव्यू यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, समराइज़ करते हैं अपने इस ड्राइव रिव्यू को। जनरली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक पेट्रोल इंजन से, परफॉर्मेंस और साइलेंस, आपको दोनों चीज़ें इसमें मिलती हैं। अच्छा बूस्ट आपको इसमें मिलता है, टर्बो जब हिट करता है तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। ट्रैफिक मोड में भी जहाँ पर आप इसको क्रीप मोड पे चलाते हैं, स्लो स्पीड पे चलाते हैं, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई आपको यहाँ पर जर्क फील नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। और एक्सीलरेटर पैडल पे जब आप प्रेस करते हैं तो आपको पैडल पर भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशंस फील नहीं होती हैं। तो हमने इसको हर तरह से टेस्ट करके देख लिया है। बाकी मैंने आपको इसकी चीज़ें जो फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं वो मैंने बता दिया है। QLED डिस्प्ले आपको इसमें जो है ऐड ऑन किया गया है, वाइप इवन की जो कैमरा वॉशर भी इसमें ऐड किया गया है। जो आप जब वॉशर ऑन करेंगे फ्रंट का, जो आपका वाइपर का वॉशर है, उसको अब ऑन करेंगे तो आपका कैमरा वॉशर भी ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सिमिलरली फॉर द कैमरा ऑल्सो, अगर आप तो वो कैमरा को जो है क्लीन करने के लिए है, अगर आप मिट्टी विट्टी उसके ऊपर आ जाती है तो। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा मेमोरी फंक्शन है, वो मेमोरी फंक्शन अब सिर्फ 6 स्पीड जो आपका सीट 6 वे एडजस्टेबल जो सीट है आपकी पैसेंजर ड्राइवर की, उसके साथ साथ आपके ORVMs के साथ भी वो जो है वो कनेक्टेड है। यानी कि जो इस पर आप मेट सेटिंग सेट करेंगे अपनी मेमोरी के साथ, वो अकॉर्डिंगली आपकी M1 M2 M3 से आप इसमें एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तीसरा ERVM आपको यहाँ पर मिलता है, जो Harrier.ev में मिला था, सेम आपको वही EIRVM मिलता है, जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ रहती है। शार्क फिन एंटीना में आपको जो है इसका कैमरा मिलता है। पीछे वाला कैमरा जो है वो फिक्स रहता है शार्क फिन एंटीना वाला। जो फ्रंट वाला कैमरा है वो आप यहाँ से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस मिरर को एडजस्ट करते हैं तो वो आपका हिलेगा, तो उसको आप आगे से अकॉर्डिंगली जो है अपने जो एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये ओवरऑल कुछ यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। बाकी अगर आप देखें तो फिट एंड फिनिश वगैरह सब बिल्कुल वैसे ही है पहले जैसी, कोई चेंज नहीं है। ये डार्क एडिशन आपको सफारी में एड ऑन ज़रूर मिलेगा, सफारी और हैरियर में, जो ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग अभी आउट नहीं हुई है। और ये था हमारा सफारी का ड्राइव रिव्यू। अगर आप हैरियर का ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे भी हमने उसको इसी तरह से टेस्ट किया है, वैसे ही चलाया है। वो भी अगर आप हैरियर लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक पे जा के वो हमारा ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर कोशिश की है हर चीज़ कवर करने की, इनकेस अगर कुछ चीज़ रह गई है तो आप हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको अपने दूसरे वीडियो में कवर करने की। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।